बहुत रात हो रही थी। सब लोग अपने अपने कामों से फारिग होकर सोने की तैयारी कर रहे थे। महल में बादशाह और रानी भी अपने कमरों में सोने जा रहे थे। रानी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना कुछ देर खिड़की के नजदीक बैठकर सितारों का नजारा ले लिया जाए। रानी खिड़की की तरफ बढ़ी। अचानक उसने देखा कि वहाँ एक परिंदा आकर बैठा हुआ है। रानी हैरान रह गई कि रात के इस वक्त तो सारे परिंदे अपने घोंसलों में होते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? रानी ने गौर से देखा तो वो एक कौवा था और उसके गले में एक बेशकीमती हार लटक रहा था, जिसमें एक नायाब हीरा जड़ा हुआ था। रानी की हैरत की तहा न रही। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि ये हार कौवे के पास कैसे आया। रानी ने जैसे ही हार को साफ किया, कमरे में उजाला हो गया और एक खूबसूरत सी परी नमूदार हो गई। रानी ने हैरत से परी से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? परी बोली, मैं एक परी हूँ। मुझे चंद्रमुखी ने इस हीरे में कैद कर रखा था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आजाद करवा दिया। आप देख रही हैं, ये उसी का है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप इस हीरे को कहीं दूर फेंकवा दें ताकि ये किसी के हाथ ना लग सके। इस हीरे की चमक से लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं और जैसे ही कोई इसको हाथ लगाता है, इसमें कैद हो जाता है। आप इसे किसी कपड़े में बांध कर कहीं दूर फेंक दें। ये कहकर परी गायब हो गई। अब रानी सोच में पड़ गई और उसने सोचा कि सुबह होते ही सारा मामला बादशाह के साथ बयान करूंगी और उस हिसाब से इस हीरे को कहीं दूर फेंकवा दूंगी। रानी हीरे को अपने सिरहाने रखकर सो गई। उसे परी की कपड़े वाली बात भूल गई थी। आधी रात का वक्त था। हीरे में से बिजली निकलने लगी और देखते ही देखते रानी उस हीरे में कैद हो गई। सुबह हुई। सब लोग अपने कामों के लिए निकल पड़े। बादशाह भी गांव वालों के मसले सुनने के लिए दरबार में बैठ गया। रानी के न आने पर बादशाह को तशवीश हुई और उसने रानी को बुला भेजा। मुलाजमा ने जैसे ही रानी के न होने की खबर बादशाह को दी, बादशाह परेशान हो गया। पूरे महल की तलाशी ले गई, लेकिन रानी का कुछ पता न चला। सारे गाँव में खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दूसरी तरफ बादशाह के कुछ सैनिक दद्दू को लेने पहुंच गए। एक सैनिक बोला, बादशाह ने आपको अपने महल में बुलाया है। दद्दू समझ गए कि रानी की गुमशुदगी पर बादशाह ने बात करनी है। दद्दू बादशाह के पास महल पहुंचे। बादशाह ने दद्दू से कहा कि तुम्हें तो सब मामले की खबर होगी, अब बताओ क्या किया जाए। दद्दू बोले, यूं है किसी से इस बारे में मदद ली जाए। बादशाह ने पूछा, आखिर किससे मदद मांगेंगे? दद्दू ने बादशाह को कहा कि हमें सब गाँव वालों से पूछना चाहिए, कोई न कोई तो इसके बारे में जरूर जानता होगा। दद्दू का मशवरा बादशाह को अच्छा लगा। बादशाह ने फौरन डोलची को बुलाया और उसे कहा, पूरे गांव में ऐलान कर दो कि जो कोई रानी को ढूंढ कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। डोलची भागता हुआ गांव पहुंचा और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर ऐलान करने लगा कि जो कोई भी रानी को तलाश करेगा बादशाह उसे इनाम से नवाजेगा। वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने ऐलान गौर से सुना। ढोलू और छोटू भी अब रानी को ढूंढने में लग गए। दरोगा भी उनके साथ हो लिया। देखते देखते सारा गांव रानी की तलाश में लग गया, लेकिन रानी महल से बाहर होती तभी किसी को मिलती। महल में रानी के कमरे की सफाई करते हुए मुलाजमा को वो हीरा मिल गया और उसने सोचा कि ये हीरा यहाँ पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं इसको अपने पास रख लूं। उसने इधर उधर देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। उसने फौरन हीरे को अपने कपड़ों में छुपा लिया और घर की तरफ रवाना हो गई। उसे डर था अगर वो ज्यादा देर महल में रही तो किसी न किसी को पता चल जाएगा। हीरे में कैद रानी अपनी रहाई की दुआ कर रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन किसी तक रानी की आवाज नहीं पहुँच पा रही थी। बादशाह जब सोने के लिए अपनी ख्वाबगाह की तरफ गया, उसके रास्ते में फिर से वो परी आ गई। परी ने बादशाह को परेशान देखा और कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। बादशाह ने हैरानी से परी को देखा। परी बोली, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके महल में ही मौजूद है। रानी को हीरे में कैद कर लिया गया है। परी ने सारी कहानी बादशाह को सुना दी। बादशाह ने फौरन पूरे महल की तलाशी का हुक्म दिया, लेकिन हीरा महल में नहीं था तो कहाँ से मिलता। जिस मुलाजमा ने वो हीरा उठाया था वो घबरा गई।
उसके चेहरे पर एक रंग आए और एक जाए। दिल ही दिल में उसने शुक्र किया कि वक्त रहते उसने उस हीरे को गायब कर दिया था। उसकी साथी मुलाजमा ने जब उसकी घबराहट देखी तो उससे रहा न गया और उसने उसे पूछा, क्या तुम हीरे के बारे में कुछ जानती हो? मुलाजमा बोली, हीरा? कौन सा हीरा? कैसा हीरा? मैंने आज तक कोई हीरा नहीं देखा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मुलाजमा को उसके इस जवाब से शक हुआ और उसने अपना शक दूर करने के लिए उसका पीछा किया। मुलाजमा जब अपने घर पहुंची तो उसने फौरन से संदूक को खोला और उसमें रखे हुए हीरे को देखा और शुक्र किया कि हीरा अब भी वहाँ है। उसे ऐसा करते हुए साथी मुलाजमा ने खिड़की से देख लिया। अब वो मुलाजमा के जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मुलाजमा घर से निकली, साथी मुलाजमा मौका पाते ही घर में घुस गई और संदूक से हीरा निकालकर महल की तरफ रवाना हो गई। महल पहुंचकर साथी मुलाजमा ने बादशाह को वो हीरा दिया। बादशाह ने हीरा देखकर खुशी का इजहार किया और मुलाजमा को इनाम से नवाजा। अब बादशाह ने हीरे को झट से अपनी हथेली में लिया और घिसना शुरू कर दिया। महल में उजाला हो गया। बादशाह ने देखा कि रानी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। रानी ने बाहर आते ही शुक्र किया। रानी ने बादशाह को जब उस कौवे के बारे में बताया कि कैसे वो उस सजे हुए कौवे की चमक दमक से उसकी तरफ गई। रानी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और लोग आपस में बातें करने लगे कि वो सजा हुआ कौवा तो चंद्रमुखी का है। रानी ने फौरन हुक्म दिया, इस हीरे को कपड़े में बांधकर कहीं दूर फेंकवा दिया जाए। लेकिन अचानक से वहाँ चंद्रमुखी आ गई और कहने लगी, रुक जाओ, ये हीरा मेरा है। रानी ने इसे मेरे पालतू कौवे के गले से उतारा है। मुझे मेरा हीरा वापस करो। बादशाह गुस्से में आ गया और उसने चंद्रमुखी को पकड़ने का हुक्म दिया। इससे पहले कि सैनिक उसको पकड़ पाते, वो हीरा लेकर वहाँ से गायब हो गई। महल में मौजूद तमाम लोग सोचने लग गए कि अब चंद्रमुखी गुस्से में किसी और को नुकसान न पहुँचा दे। छोटू और ढोलू जो कि वहीं मौजूद थे, फौरन चंद्रमुखी का पीछा करने का सोचने लगे। उन्होंने वहाँ मौजूद दरोगा को भी अपने मकसद का हिस्सा बना लिया। अब वो तीनों चंद्रमुखी की तलाश में निकल पड़े थे। चलते चलते बहुत रात हो गई, लेकिन चंद्रमुखी का कहीं पता न चला। थक कर छोटू ने ढोलू से कहा कि कुछ देर आराम कर लेते हैं। ढोलू ने कहा, ठीक कहते हो, चलो उस घने दरख्त के नीचे चलते हैं। थोड़ी देर बाद छोटू को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने फौरन ढोलू को बताया। दोनों ने जब गौर से देखा तो पता चला कि चमक उसी हीरे की है और दरख्त की टहनी पर वही कौवा बैठा हुआ है और उसके गले में वही हार है। छोटू बोला, हमें फौरन इसके गले से हार को उतारना होगा और कहीं दूर फेंकना होगा, नहीं तो फिर से चंद्रमुखी आ जाएगी। ढोलू ने दरोगा को कहा, आप बताएं कि कैसे इसको पकड़ा जाए। दरोगा बोला, मेरे पास कोई दाने हैं, मैं वो जमीन पर फेंकूंगा। हीरे की रोशनी में कौवे को दाने नजर आएंगे और जैसे ही वो इन्हें खाने आएगा, तुम इस कपड़े से उसको पकड़ लेना। दरोगा ने उन्हें वो कपड़ा दिया जिसमें हीरे को बांधकर फेंकने वाले थे। जैसा सोचा था वैसा हुआ। कौवा दाना खाने नीचे आया। ढोलू और छोटू ने उसे कपड़े की मदद से पकड़ लिया। अब बस आखिरी काम बचा था कि हीरे को कौवे के गले से उतारा जाए और कहीं दूर पानी में फेंका जाए ताकि कोई उस हीरे तक ना पहुंच सके। ढोलू ने कहा, मैं कौवे को पकड़ता हूँ, छोटू तुम इसके गले से हार उतार लेना। दोनों भाइयों ने मिलकर कौवे के गले से हार उतार लिया और इससे पहले कि चंद्रमुखी वहाँ पहुँचती, वो तीनों वहाँ से भाग निकले। दरोगा ने कहा, थोड़ी दूर ही एक तालाब है, उसमें फेंक देंगे। जैसे ही वो लोग तालाब के पास पहुँचे, छोटू ने देखा कि तालाब के बीचों बीच चंद्रमुखी खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसने एक जोरदार कहका लगाया और बोली, मुझसे बचकर भाग रहे थे। ढोलू ने छोटू को इशारा किया कि वो जल्दी से हार को पानी में फेंक दे। छोटू बड़ी खामोशी से चंद्रमुखी से नजर बचाकर हार पानी में फेंकने लगता है। दूसरी तरफ ढोलू और दरोगा ने चंद्रमुखी का ध्यान अपनी तरफ किया ताकि छोटू हार को फेंक सके। छोटू ने मौका पाते ही हार को पानी में फेंक दिया। ये सब देखकर चंद्रमुखी चीख उठी, ये तुमने क्या कर दिया? मैं इसका बदला जरूर लूंगी। ये कहकर वो गायब हो गई। बादशाह को पता चला तो उसने उन तीनों को इस बहादुरी पे इनाम दिया। पूरे गांव में अब उनकी बहादुरी के चर्चे होने लग गए। दद्दू भी अब उनसे बहुत खुश थे। एक दिन रात को सोते हुए छोटू ने ढोलू से पूछा, ढोलू याद है
चंद्रमुखी ने कहा था कि वो अपना मजा लेगी, तो क्या वो वापस आएगी? तुम्हें क्या लगता है? ढोलू ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे नहीं, वो कैसे आ सकती है? उसका हार तो हमने पानी में फेंक दिया था और उस हार की वजह से वो लोगों को कैद करती थी। जब तक वो हार नहीं मिलता वो गांव में कदम भी नहीं रखेगी। छोटू ने सुख का सांस लिया और दोनों सोने की तैयारी करने लगे। ढोलू ने कहा, सो जाओ छोटू, सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं लेट पहुंचूं और उस्तानी जी से डांट खानी पड़े। ये कहकर ढोलू ने आंखें बंद कर ली और छोटू भी सोने की तैयारी करने लगा। चंद्रमुखी जो अपना हार ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी, दिल ही दिल में सोच रही थी कि कैसे वो सनगर के लोगों से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगी। दूसरी तरफ महल में भी जश्न का माहौल था। सब लोग रानी की वापसी पर बहुत खुश थे और उस मुलाजमा को भी अब सबक मिल चुका था कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, क्योंकि रानी ने हीरे की कैद में मुलाजमा को हीरे को उठाते देख लिया था और बाहर आकर उस मुलाजमा को सजा के तौर पर सारे महल की सफाई का जिम्मा दिया और हुक्म दिया कि जब तक वो पूरे महल की सफाई ना कर ले तो वो घर नहीं जा सकती। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.